गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बट आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हम अपना सब्जेक्ट नया वाला शुरू करने वाले हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि लागू हुआ है हमारा 2024 के अंदर और अनेक्ट हुआ है 2023 के अंदर, एनफोर्स्ड हुआ है 2024 के अंदर। सारी की सारी कहानी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे और किसी के कोई भी डाउट्स आया करेंगे तो वो डाउट्स अपना चैट बॉक्स के अंदर रेज कर दीजिएगा। साथ में आप लोग अगर वर्बली मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो माइक ऑन करके भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये नए कानून का अपना पहली क्लास है, तो थोड़ा सा ना रिलैक्स होके समझिएगा। सेकेंडली आप जो है अपना इस पे अपने थोड़ी कमांड बनाएगा। 3-4 क्लासेस हमारी जो है ना इंट्रोडक्शन में जाएंगी। इंट्रोडक्शन किस चीज में बोल रहा हूं कि मैं आपको नए कानून को और पुराने कानून को फेमिलियर कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको बहुत इजी रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आ पाए। और थोड़ा सा मैं एरिया आप लोगों के लिए अपना सीआरपीसी का जो नया वाला सीआरपीसी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको भी मैं आपको साथ साथ पढ़ाता चलूंगा। ठीक है जी। पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो जाएगी, बट जहां जहां पे रेलेवेंसी लगेगी वहां वहां पे आपको बताई जाएगी। सबसे पहली बात, एक बेसिक बातें हैं कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अनेक्ट हुआ था और इस कानून को रिप्लेस कर दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, कि अब 1 जुलाई 2024 में जैसे ही हमारा कानून लागू हुआ है, जैसे कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनेक्ट हुआ है 25 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट ने इस कानून को अर्जी दे दी थी, अप्रूव कर दिया था कि हां पूरे देश में ये नाम का कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम का कानून को लागू कर दिया जाए। अनेक्ट कर दिया गया था 25 दिसंबर 2023 को और ये अपने पूरे के पूरे देश में कानून लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। इसमें टोटल 170 सेक्शंस है। और अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा 15 मार्च 1872 को अनेक्ट हुआ था एंड लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को लागू हो गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस थे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1 जुलाई 2024 से जब लागू हो चुका है, तो यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई भी इंक्वायरी, अगर कोई भी ट्रायल, अगर कोई भी तरह की प्रोसीडिंग, अगर कोई भी तरह की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव करी जाएगी, कोर्ट के अंदर अगर फाइल करी जाएगी, पुलिस के हाथ में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई एफआईआर दर्ज होगी XYZ, तो वो कौन से कानून से गवर्न होगी? 1 जुलाई 2024 को एंड उसके बाद में नए कानून से गवर्न होगी। नया कानून मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय न्याय संहिता। ये एक बेसिक बातें हैं और क्लैरिटी से भी ये बेसिक बातें मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा। आपके जो भी कोई मन में डाउट्स हो ना, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है? बट जो जो बातें बताऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपका इनिशियल पीरियड अगर इसमें हमने मिस आउट कर दिया ना तो आपको आगे की कहानियां, आगे कानून पढ़ने में मुश्किल आएगी। ठीक है? और ये जो हमारा कानून है ये दोनों फेजेस में एप्लीकेबल होता है, सिविल में भी एंड क्रिमिनल में भी। ठीक है? जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा दोनों फेजेस पे लागू होता था, सिविल में भी एंड क्रिमिनल में भी। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा डाउट रहेगा एज अ स्टूडेंट के एज अ स्टूडेंट के तौर पर कि सर मेरे को एक डाउट है आपसे कि मेरे पास अब इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, मेरे पास अब इंडियन एविडेंस एक्ट भी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है। ठीक है? तो मेरे को कौन सा कानून पढ़ना चाहिए? मैं केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ूं या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ूं? मेरा या दोनों पढ़ने हैं मेरे को? मेरा काम किससे बढ़िया होगा? सबके मन में डाउट्स आएंगे। YouTube पे आपको बतेरे इसके लोगों ने अपना सोल्यूशन दिए थे, बट याद रखना आप क्या बनने जा रहे हो? जुडिशियल ऑफिसर। जब आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो थोड़ा जुडिशियल ऑफिसर के दिमाग से सोचो ना, थोड़ा जज के दिमाग से सोचो। जब आप जज बनने जा रहे हो तो जज के दिमाग से सोचो कि आपके लिए क्या रहेगा मामला। ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया है? 1 जुलाई 2024 को अपना देश में लागू हुआ है। यानी कि इससे पहले भी तो दुनिया थी, इससे पहले भी तो भारत में केसेस चल रहे हैं, इससे पहले भी तो इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उनका वो कहां से डील होंगी? अब 1 जुलाई 2024 को जब ये नया कानून आ गया है तो ये चीजें कहां से लागू होंगी? ठीक है? कौन से कानून से गवर्न होगी? तो 1 जुलाई 2024 यानी कि अगर मैं बोल लूं 30 जून 2023 में बोल सकता हूं इस दिन अगर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई होगी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी या कोई भी इंक्वायरी कोर्ट में चल रही होगी या कोई भी ट्रायल अपना चल रहा होगा या कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होंगी 30 जून 2023 या उससे पहले कभी भी, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले अगर ये ठीक है 30 जून 2024 को
अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, प्रोसीडिंग कुछ भी चल रहा होगा तो वो कौन से कानून से गवर्न होगी? ऑब्वियसली आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस से ही गवर्न होगी ना, सीधी सी बात है, हाँ है ना। तो जब ये अपना पुराने कानून से गवर्न होगी और आप जज की चेयर पे बैठे हुए होंगे, ठीक है, आप जब जज की चेयर पे बैठे हुए होंगे तो आप जो फैसला सुनाओगे तो कौन से कानून के तहत अपना फैसला सुनाओगे? पुराने कानून के तहत ही सुनाओगे। और अब अगर मान लेते एक अगला केस, आप जज की चेयर पे बैठे हुए हो, अगला केस आया वो नए कानून के तहत आया, तो उस टाइम पे आप जज की चेयर पे जब बैठे हुए होंगे तब आप कौन से कानून के तहत जजमेंट डिलीवर करोगे? ऑब्वियसली नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आप जजमेंट डिलीवर करोगे। तो इससे हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि हमारे को नया कानून भी पढ़ना है और पुराना कानून भी पढ़ना है। नए कानून को भी साथ में लेके पुराने वाले कानून को भी साथ में पढ़ना है। यूट्यूब पे या बहुत जगह पे आपको बतेरे लोग पूरे पूरे कानून पढ़ाते हुए दिखेंगे कि हम पढ़ा रहे हैं पूरे। अरे भैया, नए कानून को पुराने कानून के साथ में एडजॉइन करके आपको पढ़ाना जरूरी है, तभी तो ये चीज समझ में आएगी कि नए कानून के अंदर और पुराने कानून में क्या लिखी हुई बातें हैं। और जब एज अ जुडिशियल ऑफिसर आपको जजमेंट डिलीवर करना होगा तो उस टाइम पे जज साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि एफआईआर जो है 1 जुलाई से पहले दर्ज हुई थी या 1 जुलाई के बाद या 1 जुलाई को दर्ज हुई थी। जज साहब जब भी तो एप्लीकेबिलिटी डिसाइड कर पाएंगे कि कानून नया वाला एप्लीकेबल होगा या पुराने वाला कानून एप्लीकेबल होगा। मुझे जजमेंट पुराने वाले से देना है, नए वाले से देना है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? ठीक है जी, ठीक है। ये एक छोटा सा लॉजिकल बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? जितनों को आई है एक बार चैट बॉक्स के अंदर अपना बताओ, जितने लोगों को ये बात समझ में आई है तो बताओ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो, आप तो अपने मन से बातें बता रहे हो। आपको क्या पता ये बात कि 1 जुलाई को जब कोई एफआईआर दर्ज हुई होगी या फिर कोई केस रजिस्टर्ड होगा वो नए कानून से दर्ज होगा, और अगर 30 जून 2024 का अगर कोई केस एफआईआर हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, प्रोसीडिंग, तो वो पुराने कानून से होगा। सर आप मजाक कर रहे हो, आपको कैसे पता ये बात? ठीक है, कहीं आपको भगवान जी ने बताया है या आपको पार्लियामेंट ने खुद बुला के ये बात डिसाइड करी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आप एक बारी सेक्शन नंबर 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ओपन अप करिए। सभी लोगों के पास बेरेक्ट होना चाहिए, सभी लोगों के पास बेरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब वो ऑनलाइन बेरेक्ट आप रखो या ऑफलाइन रखो, ठीक है, दो जैसे भी आपको ठीक लगे, बेरेक्ट अपने पास रखना। ठीक है, तो आप लोग एक बारी सेक्शन नंबर 170 ओपन अप करिए। लास्ट सेक्शन है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने सेक्शन है? 170, और इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शन थे? 167। तो लास्ट वाला सेक्शन हमारा 170 है। सेक्शन नंबर 170 बात क्या करता है? रिपील एंड सेविंग। रिपील्ड एंड सेविंग, पहला क्लॉज क्या कहता है 170 का? 170 का पहला क्लॉज ये कहता है कि जैसे कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब लागू हुआ है उस दिन पहला काम क्या हुआ है? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील्ड कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या कर दिया? रिपील्ड कर दिया। अब कोई भी केस रजिस्टर्ड होगा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं, सेकंड क्लॉज क्या बात कर रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग such appeal if immediately before the date on which अधिनियम came into the force। अधिनियम came into the force कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 को अधिनियम क्या आया है? फोर्स में आया है। और इससे पहले कौन सी तारीख आएगी? 30 जून 2024 आएगी। ठीक है, दोबारा लाइन पढ़ो। नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील्ड इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट, जिस दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ उससे पहले क्या बात करिए? अगर कोई भी उससे पहले कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी ट्रायल, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी अपील, अगर कोई भी पेंडिंग है, ये क्या है? कोई भी पेंडिंग है, तो ये कौन से कानून के तहत डील करी जाएंगी? शैल बी डेल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये किससे डील करी जाएंगी? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से डील करी जाएंगी। यानी कि आप अगर जज की चेयर पे बैठे हुए होंगे तो आपको अगर 1 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई भी अपना एप्लीकेशन है, ट्रायल है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, अपील है, ठीक है, प्रोसीडिंग है, वो अगर डील करने के लिए आएगी तो आपको कौन से कानून के तहत इन सभी चीजों को देखना पड़ेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से देखना पड़ेगा। तो एक मन में डाउट क्लियर हो गया
कि भाई मेरे को जब नया कानून पढ़ना है या पुराना पढ़ना है, भाई दोनों पढ़ने हैं। एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि आप जब जज की चेयर पे बैठे हुए हो तो आपको दोनों कानून की जानकारी होनी चाहिए। बात खत्म, बात खत्म। ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे। हमारा जो ये नया कानून है ये अनेक्ट कब हुआ है? 25 दिसंबर 2023। लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2024। कितने सेक्शन है? 170 सेक्शन है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, अनेक्ट कब हुआ था? 15 मार्च 1872। लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। कितने सेक्शंस थे? 167 सेक्शंस थे। बात खत्म हो जाती है। और इसका जब नया कानून हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है तो ये कौन से एक्ट को रिपील्ड करा है? इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील्ड करा है। लिखी कहां है ये बात? सेक्शन नंबर 170 ऑफ बीएसए के अंदर इस बात को क्लियर कर दिया गया है। और अगर 1 जुलाई 2024 से पहले को अगर कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्टर होने का मतलब एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, प्रोसीडिंग, एप्लीकेशन, अपील, ये सब बातें अगर कोई पेंडिंग है 1 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई भी पेंडिंग है तो कौन से कानून से डील होंगी? पुराने वाले, इंडियन एविडेंस एक्ट। लिखी कहां है ये बात? 170 ने लिख के इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, आगे चलें। चलो, ये सब तो बहुत सिंपल सी बातें थी। मैं अब थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली बातें लेकर आता हूं। ठीक है, परेशान करने वाली अब आपको थोड़ी सी मैं बातें लेकर आता हूं। ठीक है, सभी लोगों को पिज्जा बनाना आता है? सभी लोगों को पिज्जा खाना तो आता है? ये 47 नंबर है गगनदीप। ठीक है, आप बेरक खरीदोगे तो ये बेरक में सब कुछ लिखा होता है ना, ये पहले वाले बेरक पे लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47, 40, भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46। ये तो बेसिक बात है, ये तो आपके बेरक के ऊपर फ्रंट पेज पे लिखी होती है। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली बात लेकर आता हूं। ठीक है, पहले हमारी 3-4 क्लासेस इंट्रोडक्शन की रहेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आप फेमिलियर हो जाओगे। बहुत थॉरली इस क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, पिज्जा सबको बनाना आता है? सबको नहीं आता होगा, खाना तो आता है भाई। ठीक है, पिज्जा खाना या पिज्जा बनाना कुछ तो आता होगा, बताओ जरा। ठीक है, पिज्जा खाना या पिज्जा बनाना आता है ना? किस किस को आता है पहले बताओ। ठीक है, आता होगा भाई। ठीक है, चलो, क्या क्या जरूरत होता है हमारे को? इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए होती है, ब्रेड का बेस जो होता है। केचप चाहिए होती है। ठीक है, केचप चाहिए होती है, और चीज चाहिए होती है, और वेजीज चाहिए होती है ना? वेजीज चाहिए होती है, बटर भी चाहिए होता होगा, और क्या चाहिए होता है? ओरिगेनो चाहिए होता है। बताओ जरा, हाँ है ना? ये सब चीजें चाहिए होती है। हाँ, अरे अनियन वगैरह वेजीज में आ गया, वो तो वेजीज में आ गया, अनियन कैप्सिकम। ठीक है, वेजीज में ये डाल दो, अनियन एंड कैप्सिकम। अनियन लिख दो, चलो यहां टमाटो लिख देता हूं मैं, टमाटो भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? एक पिज्जा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है ये, इनके बिना हमारा पिज्जा नहीं बन सकता। तो ये बताई किसने है? ये जो सारी बातें चाहिए होंगी ये बताई किसने हमारे को? ये बताई है हमारे को शेफ ने। ठीक है, शेफ ने बताई है हमारे को ये सारी चीजें आप लेके मार्केट जाओ और लेके आओ। मार्केट में ए नाम का व्यक्ति गया, मार्केट के अंदर ए नाम का व्यक्ति गया, वो ब्रेड लेके आया, केचप लेके आया, चीज लेके आया, वेजीज, बटर, ओरिगेनो, टमाटो, एक दो चीजें और ले आया, ऑयल ले आया। उसका मन कर रहा था यार मैं ऑयल में बनाऊंगा, थोड़ा ऑयल वगैरह डाल लूंगा। ठीक है, इसने सोचा होगा चलो भाई मैं कैप्सिकम भी डाल के खाऊंगा, यार मेरे को तो कैप्सिकम पसंद है, किसी को पसंद हो या ना हो मुझे तो पसंद है। ए नाम के व्यक्ति ना, किसी को पसंद हो या ना हो मुझे तो पसंद है, मैं कैप्सिकम भी ले आता हूं। तो यानी कि ये सारी चीजें जो अपना लेकर आया है मार्केट से, दुकान से खरीद कर लेके आया है, तो ये इंग्रेडिएंट्स लेकर आया है पिज्जे को। अब ये पिज्जा बनाएगा कौन? आप बनाओगे, मैं बनाऊंगा? भाई हम में से कोई भी नहीं बनाएगा, कुक बनाएगा। पिज्जे को बनाएगा कौन? कुक। और ये कुक किसकी सुपरविजन में बनाएगा? शेफ की सुपरविजन में बनाएगा। शेफ बताएगा भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा इसको ऐसे डालो, नहीं 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 ये चीज मत डालो, अगर ये चीज डालोगे पिज्जा खराब हो जाएगा, नहीं ये चीज मत डालो। और हाँ, सॉल्ट भी तो चाहिए होता है, नमक। ठीक है, नमक भी चाहिए होता है। और नमक भी 2 तरह के, 3 तरह के, बहुत तरह के आते हैं। सेंधा नमक चाहिए, या काला नमक चाहिए, या व्हाइट सॉल्ट चाहिए, या पिंक सॉल्ट चाहिए। हाँ है ना? ठीक है, तो ये बताएगा कौन? शेफ बताएगा। ए नाम का व्यक्ति तो सारा सामान लेकर आ गया। अब भैया मुझे बताते रहो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत
नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट तो हैं लेकिन बनाने में एडमिसेबल नहीं होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि अपने आप में एडमिसेबल भी है लेकिन रेलेवेंट भी नहीं होंगी। हाँ है ना? बताओ जरा, अरे बताओ यार। सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर मुझे एक्नॉलेजमेंट देते रहो। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा तो मुझे भी कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो और जांच रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं ये बात बोलूं कि जो ए नाम का व्यक्ति है, ये जो सामान इकट्ठा कर रहा है, ये कौन हुआ? इसको मैं पुलिस बना सकता हूं कि ए नाम का व्यक्ति मतलब पुलिस। कि अगर कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहला पुलिस का क्या काम होता है कि अच्छा क्या हो गया, ए नाम के व्यक्ति आपने कुछ देखा, डब्ल्यू आपने कुछ देखा, एविडेंसेस इकट्ठा करना। पुलिस जो है अपने हिसाब से जो पुलिस को लगता है वो एविडेंसेस इकट्ठा करेगी। हाँ है ना? पुलिस को जो ठीक लगता है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, जिस व्यक्ति से अपनी पूछताछ करनी है, जिस व्यक्ति को अपने पास बुलाना है कि हाँ तुम बताओ, थाने में आके गवाही दो, अच्छा तुमसे मेरे को अपनी कोई बात करनी है, अच्छा तुमको हम अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को जो ठीक लगता है पुलिस वो करेगी। यानी कि पुलिस क्या करेगी? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब वो एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर यूज होगा नहीं होगा वो पुलिस को भी नहीं पता, वो पुलिस को भी नहीं पता, वो बाद की बात है। बट अभी तो पुलिस के हाथ में है ना, जो क्या बोलते हैं से घोड़े की नाल, जो अभी तो नाल जो है पुलिस के हाथ में है ना। तो पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो ठीक हो सकता है, जिसको साथ इंटरोगेशन करना है, मारपीट करनी है, कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना है, कुछ भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, पुलिस सब कर सकती है। ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस क्या करेगी? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन करेगी। तो ये सारी चीजें पुलिस ने क्या कर लिया? एविडेंस के तौर पे चीजों को इकट्ठा कर लिया। हाँ है ना? पुलिस ने सारी इन चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब जब पुलिस अपने सारे सबूत, अभी तो ये कैसे आपको मैंने एक दिमाग में थोड़ा एक इमेज क्रिएट करने के लिए ये चीज बता रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल केस के ऊपर भी आएंगे हम। ठीक है, कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इवन एडवोकेट्स के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूं और जो जुडिशियल एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक बात कर रहा हूं कि आप लोगों को सबको ये पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है, इस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है। हाँ जी, कन्फेशन कहां से कहां तक होता है, स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड करी जाती है, पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना एडमिसेबल नहीं होता है, वगैरह वगैरह, रेलेवेंट नहीं होता, एडमिसेबल तो बहुत दूर की बात है। ये सभी लोगों को पता है। बट मैं ये गारंटी से कह रहा हूं 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में एविडेंस प्रैक्टिकल केस के अंदर कब, किस टाइम, कैसे एप्लीकेबल होता है। ये मैं चैलेंज करता हूं। कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे मेरी बात से एग्री करेंगे कि सर हम धाराएं तो याद कर लेते हैं, हमें यह भी पता होता है, अच्छा हाँ इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 पुलिस के सामने दिया गया बयान कन्फेशन एडमिसेबल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, यह बात तो हमें पता है। लेकिन कब प्रैक्टिकली केस के अंदर यह बात कब हम रेज कर सकते हैं, कौन सी स्टेज पे रेज कर सकते हैं, कब यह चैलेंज करी जाती है बातें, कब एविडेंस को हम प्रैक्टिकल केस के अंदर लागू करते हैं, ये किन किन लोगों को बातें नहीं पता है। ये कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, थ्योरेटिकल पता होता है, प्रैक्टिकल नहीं पता होता। कितने लोग हैं इसमें मेरी बात से एग्री करेंगे? एक बार बताओ यार थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है, तो पुलिस के जो एविडेंस कलेक्ट करे हैं पुलिस ने, तो इसको कोर्ट के अंदर ले जाएगा कौन? पुलिस खुद लेके जाएगी? नहीं भाई, हमने तो कहीं पे भी नहीं देखा। पुलिस क्या करती है? बस अपनी एक एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट बनाती है। ठीक है, चार्जशीट बनाने के बाद पुलिस एक कंक्लूजन लिखती है कि जैसा अपराध हुआ था, हमने पाया है ए नाम, ये जेड नाम के व्यक्ति ने एक्स का मर्डर कर दिया है, जेड नाम के व्यक्ति ने एक्स का मर्डर कर दिया है। ठीक है, जैसा आपको ऑग्नियंस ले लो। ठीक है, तो अब जब ये जो सारे का सारा मटेरियल पुलिस ने इकट्ठा करा है, ये जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस का कलेक्ट करा हुआ मटेरियल को जज साहब के सामने पेश करते हैं कि जज साहब, ये जेड नाम के व्यक्ति ने ना मर्डर किया है, ये देखो ये रहा, पुलिस को एक सबूत मिला, एक ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। अब ये सबूत जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है जज साहब के सामने पेश करता है। जज साहब कौन है? शेफ, कोर्ट। अब कोर्ट यहां पे चेक करेंगे कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अपने सबूत लेकर आ रहे हैं, एविडेंसेस जो पेश कर रहे हैं, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इनको एडमिसेबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हाँ है ना? तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है हमारे को, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगा। तो कानून के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो हमारा क्रिमिनल मैनुअल है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिन बातों को बोला हुआ है कि ये बातें क्या है, रेलेवेंट, उन्हीं बातों को केवल रेलेवेंट माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिन बातों को बोला एडमिसिबल, केवल उन्हीं बातों को एडमिसिबल अपना किया जाएगा। मेरे मन से नहीं चलेगा, पुलिस के मन से नहीं चलेगा, जज साहब के मन से भी नहीं चलेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मन से भी नहीं चलेगा कि अरे कोई बात नहीं, इस बात को एडमिसिबल कर लो ना, क्या हो गया। जैसे कि जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर बोला है नमक सफेद होना चाहिए, तो इस केस में तो सफेद नमक ही डलेगा, आप पिंक नमक नहीं डाल सकते, सेंधा नमक नहीं डाल सकते। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोल दिया टमाटो नहीं डलेगा, आप एडमिसिबल टमाटो को नहीं करा सकते, तो नहीं करा सकते, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। जज साहब भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं करा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये पुलिस ने इतना सारा मटेरियल जो इकट्ठा करा है, इसमें से ये एडमिसिबल नहीं है, ये 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 नहीं है, तो केवल बस इसी चीज को एडमिसिबल माना जाएगा। ये सब बेकार की बातें रहेंगी कानून की नजर में। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। तो इसीलिए पुलिस वाले जितना मर्जी जो मर्जी इकट्ठा करके लेके आ जाएं, जब बात आती है कोर्ट के अंदर, जब बात आती है जज साहब के सामने, जब सबूतों को पेश करा जाता है, जज साहब कानून के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या इस एविडेंस को एडमिसिबल माना जाएगा या नहीं। अगर माना जाएगा, कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो मानेंगे, नहीं माना जाएगा गेट आउट। आप पुलिस वालों ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है जी। समझ, जैसे आपने जॉली एलबी में मूवी में भी देखा होगा कि पुलिस वाले को, जैसे वकील साहब को भी बोलते हैं कि कंधे पे इतने ज्यादा स्टार्स है तुम्हारे, ठीक है, और तुम्हारे को वकील साहब ये नहीं पता कि पुलिस के सामने दिया गया बयान एडमिसिबल नहीं है, और आप कैसे एडमिसिबल करा रहे हो कोर्ट में। हाँ है ना, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। अभी जैसे एक और पिक्चर आई थी ना हमारी वेब सीरीज, क्या नाम था उसका, अरे जिसमें रवि किशन है एज एन एडवोकेट, कि रॉबरी वाला जो उन्होंने एग्जांपल दिया था, बहुत रील भी वायरल हुई थी, ठीक है, कि 5 जने मिनिमम लूट करते हैं, ठीक है, वो रॉबरी तो अपना कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, डेकॉइटी तो वो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो रॉबरी का केस है अपना। डेकॉइटी के केस के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जज साहब इसीलिए पुलिस ने गलत अपना सेक्शन लगाया है, पुलिस ने गलत कानून का उल्लंघन करा है, गलत सेक्शन पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो इसीलिए ये डिफेक्टिव है, तो इसलिए मेरे क्लाइंट को बेल दी जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मामला लीगल है, मामला लीगल है, ठीक है। तो एक बेसिक बात समझ में आ गई। चलो अब हम प्रैक्टिकल केस के ऊपर बात करते हैं। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रेलेवेंसी की बात कहां पे करी हुई है, सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या क्या चीज रेलेवेंट रहेगी, क्या क्या चीज रेलेवेंट नहीं रहेगी, ये हमारे को सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बताया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं, तो सेक्शन नंबर 5 से 55 के अंदर होता था। इंडियन एविडेंस एक्ट में 5 से 55 होता था ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 से 50 के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, अरे यार पहले तो हमारे से कम सेक्शन याद होते थे जॉब, और हमें ये चीजों में बंधन में डाल दिया है। जब तो कह रहा हूं जितना जल्दी हो सके याद कर लो, और जितना जल्दी आज याद कर लोगे चीजें, आने वाले टाइम में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए अभी क्या है, नए कानून है, और नए कानून पे हाथ जो सबसे पहले बैठा लेगा उसी की नकल करेंगे। नए कानून पे जो सबसे पहले अपना हाथ जमा लेगा, आगे चल के उसको बहुत फायदा होगा। तो इसको अभी स्ट्रेस मत ले, उसको एज अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंट अपने आप को बना के चलो कि यार भाई सबको नहीं आता, ये तो किसी को सेक्शन याद नहीं है, मैं पहले याद कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, और ये सच्चाई है। समझे मेरी बात। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अभी दिमाग पकड़ने, अपना सर पकड़ने के बजाय इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले कि अब आप जज बन चुके हो, ठीक है, तो अब आपके लिए नई चीज याद करने की है, तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप इसको इंक्लूड करिए, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। रश्मिता ये सब बात की बातें हैं, अभी धीरे धीरे बता दूंगा, इसकी टेंशन अभी मत लो, अभी एक मुद्दे की बात समझो, ठीक है। तो एक नई चीज मैंने आपको और सिखाई है कि कोई भी चीज एविडेंस के अंदर रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, ये कहां पे पता लगेगा हमारे को, सेक्शन नंबर 3 से 50 के अंदर। सेक्शन 3 से 50 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें पता लगेगा, ठीक है। आशीष जी, इसमें हिंदू लॉ ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आप एक बार कंटेंट सेक्शन में जाके देखोगे ना, ठीक है, कंटेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे, आपको कंटेंट सेक्शन में सारे के सारे फोल्डर्स बने हुए रिकॉर्डेड क्लासेस में, सारे हिंदू मैरिज एक्ट के, सक्सेशन के, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप एक बार चैट बॉक्स में आइएगा, जब टीम होगी ना आप उनसे बात कर लेना, ठीक है।
तो कौन कौन सी चीज रेलेवेंट होगी या नहीं होगी, सेक्शन नंबर 3 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बताया हुआ है। एक नई चीज हमें पता लगी, ठीक है। चलो, अब हमारे को इससे क्या पता लगा, पुलिस क्या बात करती है, पुलिस करती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस की स्टेज पे पुलिस का क्या काम होता है, एविडेंसेस को कलेक्ट करना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है कि जो चीजें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत रेलेवेंट एंड एडमिसिबल होगी वही बातें जज साहब के सामने पेश की जाए। जज साहब क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो साहब अपना कोर्ट के अंदर चीजें ला रहे हैं वो चीज अपने आप में रेलेवेंट है या नहीं है, वो चीज अपने आप में एडमिसिबल है या नहीं है, मैं जाके मॉनिटर करता हूं। तो जज साहब का क्या काम होता है, मॉनिटर करना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है, रेलेवेंट एंड एडमिसिबल चीजों को पेश करना। पुलिस का क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन करना और कलेक्शन ऑफ द एविडेंस करना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, अभी मेरी बात समझ में आ रही है सबको या नहीं, बताओ पहले। ठीक है, चलो, तो यहां पे सबके अपने अपने रोल्स हैं। पुलिस का अपना रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपना रोल है, कोर्ट का अपना रोल है। तो तीन बंदों का यहां पे मेजर रोल आता है। पुलिस का रोल कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल रेलेवेंट एंड एडमिसिबल एविडेंसेस को कोर्ट में पेश करना। तीसरा यहां पे जज साहब का क्या रोल है, मॉनिटर करना कि क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है, क्या चीज इनएडमिसिबल है। ठीक है, चलो, अब सारी चीजें अपना दिमाग में थोड़ा सा साइड रखना। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल केस के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल केस के बारे में समझाने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, लाइफ में आपको मजा आ जाएगा। कभी भी आप एफआईआर की कॉपी पढ़ोगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पढ़ोगे, आपको बहुत इजी लगेगी चीजें। ठीक है, चलो, मैं जो जो बातें बता रहा हूं आप सुनते रहिएगा और जो जो बातें लिखनी हो ना कॉपी में वो लिखते रहना। आगे चल के क्या होता है कि मेरे मुंह से निकले हुए जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो कॉपी में लिखते रहा करो। इसका मतलब ये है कि अभी तो आपको याद है, अभी तो समझ में आ जाएंगी, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब कॉपी खोल के देखोगे ना तब दिमाग में याद नहीं रहती चीजें। कॉपी में याद लिखोगे तो जीवन भर तक के लिए आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अपना कॉपी में चीजों को लिखते रहिएगा। ठीक है, एक दिन की बात है, पुलिस को एक फोन आया कि एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति 30,000 30,000 एक दिल्ली के अंदर एक जगह है, ठीक है, 30,000 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बाहर लेटा हुआ है अनकॉन्शियस हालत के अंदर। पुलिस के पास एक कॉल आया कि एक ए नाम का व्यक्ति है, वो 30,000 गेट नंबर 2 मेट्रो स्टेशन के बाहर अनकॉन्शियस हालत में, इंजर्ड हालत के अंदर लेटा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंची एकदम और उसने देखा अरे ए नाम का व्यक्ति तो अनकॉन्शियस है। पुलिस ने एकदम उसको उठाया और एक हेड कांस्टेबल हॉस्पिटल वाले की वैन में बैठ गया और ए नाम के व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर गया। जैसे ही अपना रास्ते में अपना हेड कांस्टेबल ने ए नाम के व्यक्ति से पूछा, ए नाम के व्यक्ति तुम्हारे साथ हुआ क्या है बताओ। ए नाम का व्यक्ति बोला कि एक्स नाम का व्यक्ति है, उसने क्या कर दी, उसने मुझे वार करा। एक्स नाम के व्यक्ति ने मुझे वार करा, यह बोल के वो फिर दोबारा अनकॉन्शियस हो गया। जैसे ही ए नाम का व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ए नाम का व्यक्ति डेड है। डॉक्टर ने क्या कर दिया, ए नाम का व्यक्ति डेड डिक्लेयर हो चुका है, इसकी जान जा चुकी है, ये मर चुका है, ये अपना मर चुका है। ठीक है, चलो जी, ये मर चुका है। अब क्या हुआ आगे चल के जब ये डॉक्टर ने डिक्लेयर किया तो हेड कांस्टेबल ने बोला कि कोई बात नहीं, अब इसका पीएमआर पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है, अब इसका पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने अपना किया। जैसे ही पोस्टमार्टम अपने कंप्लीट करा, पोस्टमार्टम में पाया गया, डॉक्टर ने बोला कि ए नाम के व्यक्ति की डेथ कैसे हुई है, गन शॉट से हुई है, इसके गोली लगी हुई थी भैया, इस वजह से ए नाम के व्यक्ति की जान चली गई है। ठीक है, तो अब यहां पे पीएमआर रिपोर्ट बनेगी। पीएमआर रिपोर्ट ने डॉक्टर ने क्या बोला, कॉज ऑफ डेथ क्या है, गन शॉट। कॉज ऑफ डेथ क्या है, गन शॉट। ठीक है, अब गन शॉट अपनी बात है तो कोई ना कोई गोली से तो चली होगी ना भाई, कोई ना कोई गोली से तो अपनी चली होगी। ठीक है, तो वो बंदूक कहां है, वो बंदूक अब ढूंढी जाएगी, वो बात की बात है। तो पुलिस को एक बात पता लगी कि ए नाम के व्यक्ति का तो यहां पे मर्डर हुआ है, किसी एक बंदे ने गोली मारकर
ए नाम के व्यक्ति को जान से मार दिया गया है। ठीक है, तो इट इज अ केस ऑफ मर्डर। ठीक है, अब यहां पे मर्डर का केस है, तो हेड कांस्टेबल ने क्या करा, अब अगला कदम क्या करा, हेड कांस्टेबल ने पुलिस थाने में फोन करा। पुलिस थाने में फोन करने के बाद ये सारी प्रक्रिया बताई कि ए नाम के व्यक्ति का मर्डर हो चुका है। तो इसके बाद एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई। ठीक है, एफआईआर लॉन्च कौन से सेक्शन में होगी बताओ। अब 1 जुलाई के बाद वाला मामला है तो सेक्शन नंबर 173 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, एफआईआर अपनी लॉन्च कर दी गई पुलिस के द्वारा। चलो जी, अब जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो एक अब आईओ अपॉइंट करा गया, एक आईओ अपना अपॉइंट करा गया। ठीक है, आईओ का नाम क्या रख देते हैं, जेड नाम का व्यक्ति। ठीक है, ये क्या है, हमारा आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब ये आईओ कहां पे पहुंचा, घटनास्थल पे पहुंचा जहां पे ए नाम के व्यक्ति को पड़ा हुआ पाया गया था, इंजर्ड। तो जेड नाम के व्यक्ति ने अब पूछताछी लोगों से चालू करी। ठीक है, तो जेड को एक जेड नाम के आईओ को एक डब्ल्यू मिला। ठीक है, जैसे ही जेड नाम का व्यक्ति अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है तो जेड नाम के व्यक्ति आईओ को एक डब्ल्यू नाम का व्यक्ति मिला। ठीक है, कि डब्ल्यू से पूछा, तुमने देखा था कि ए नाम का व्यक्ति था, एक इंजर्ड हालत में ऐसे लेटा पड़ा था, तो तुमने कुछ देखा। तो डब्ल्यू ने बताया कि देखो हाँ मैंने एक देखा तो था, एक बंदा। ठीक है, एक मैंने बंदे को देखा था, उसके बड़े बड़े बाल थे, काले रंग का था, लंबी हाइट का था, बट मैंने इतनी अच्छे से चेहरा याद नहीं है, लेकिन आएगा ना मेरे सामने तो मैं दोबारा उसको पहचान लूंगा कि हाँ ये यही व्यक्ति है। चलो, डब्ल्यू की स्टेटमेंट जेड ने अपनी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब जब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करना चालू करी तो यहां पे जेड नाम के व्यक्ति को और क्या मिला, जेड नाम के व्यक्ति को एक अपना पी नाम का व्यक्ति मिला। ठीक है, एक पी विटनेस मिला। पी नाम के व्यक्ति से पूछा, अच्छा तुमने देखा कुछ। पी ने बताया, साहब मैंने ना ए नाम के व्यक्ति को एक्स के साथ देखा था, एक एक्स नाम का व्यक्ति है, मैंने उसको साथ देखा था। और हेड कांस्टेबल जब अपना जा रहा था, ए नाम के व्यक्ति से मुंह से भी क्या निकला था, एक्स नाम के व्यक्ति का नाम निकला था। हाँ है ना, एक्स नाम के व्यक्ति का नाम निकला था। और यहां पे भी अपना पी नाम के व्यक्ति ने एक्स का जिक्र करा कि साहब मैंने इनको आखिरी बार साथ देखा था। मैंने इन दोनों को आखिरी बार साथ देखा था। ठीक है, चलो जी, इसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली। अब पुलिस वाले ने और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। फिर इसको एक एस नाम का व्यक्ति मिला। ठीक है, एक एस नाम का व्यक्ति मिला। एस से पूछा कि तुमने कुछ देखा। एस नाम के व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब मेरे को नहीं पता ज्यादा, बट मेरे को पता है ए नाम के व्यक्ति के ना एक एक्स नाम का व्यक्ति है, उससे दुश्मनी थी प्रॉपर्टी के मैटर को लेके, प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेके, पैसे का लेन देन था, उसके ऊपर इन दोनों की दुश्मनी चल रही है। मुझे बस इतनी सी बात पता है, मुझे और कुछ नहीं पता। अब यहां पे दोबारा एक्स का नाम आ गया, यहां पे भी एक्स का नाम आ गया। जेड नाम के व्यक्ति ने और पूछताछ करी कि चलो भाई और किसी और से बातचीत करते हैं, थोड़े और एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जेड नाम के व्यक्ति को एक ई नाम का व्यक्ति मिला। ई नाम का व्यक्ति वहीं पे गोलगप्पे बेचता है। ठीक है, ई नाम का व्यक्ति वहीं पे ही गोलगप्पे बेचता है। अब जैसे ही वो गोलगप्पे बेच रहा था तो उससे पूछा कि हाँ भाई तुम्हारे यार तुम यहाँ पे रेडी लगाते हो, तुम्हारे थोड़ी सी दूरी पे ही ए नाम का व्यक्ति लेटा पड़ा था, तुम्हारे को ये नहीं दिखा। साहब हम क्या करें, हम तो रोज के रोज गोलगप्पे बेचते हैं, शाम का समय था, सारे लोग ऑफिस से निकल रहे होते हैं, तो हम तो गोलगप्पे बेचते हैं, तो हम तो उसमें ही अपना बिजी रहते हैं। बट साहब मैं ये बताऊं, ए नाम के व्यक्ति को मैंने लेटा हुआ देखा नहीं देखा वो बात की बात है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। बट मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये एक्स नाम का व्यक्ति है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेकार, वाहियात, दोगला, धोखेबाज आदमी है। इससे बुरा आदमी मैंने नहीं देखा। साहब हो ना हो इसने मर्डर करा होगा एक, इतना गंदा इंसान है। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये गोलगप्पे वाला एक्स का बैड कैरेक्टर बताने की कोशिश कर रहा है। बताओ हाँ या ना, ये गोलगप्पे वाला एक्स का बैड कैरेक्टर बताने की अपनी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना आईओ को सारे के सारे लोगों के सबूत मिले, और इतने सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने अपना मन बनाया कि इट इज सफिशिएंट एविडेंस। अब हमारे पे एविडेंसेस पुख्ता हो चुके हैं। ठीक है, पुख्ता हो चुके हैं कि अब हम क्या करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या सबूत ढूंढे। सबसे पहला, हेड कांस्टेबल के आगे एक्स नाम के व्यक्ति का अपना एक्स नाम के व्यक्ति की स्टेटमेंट देना कि एक्स ने मेरे साथ में गलत करा है। ठीक है, चलो उसके बाद एक्स नाम के व्यक्ति के बाद क्या, हेड कांस्टेबल के बाद क्या आया था आपका कैरेक्टर, एक डब्ल्यू का कैरेक्टर आया था। डब्ल्यू ने क्या बोला था कि मैं उसको पहचान लूंगा। तो डब्ल्यू की क्या होगी, यहां पे टीआईपी होगी,
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यहां पे कराई जाएगी ताकि W जो है X को आइडेंटिफाई कर सके। बताओ हाँ है ना? अरे बताओ भाई, तुम लोगों ने तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें सब कुछ आता है, याद रखना। बस मैं तुम्हारे को गार्निश कर रहा हूं। आई एम जस्ट गार्निशिंग यू, आई एम जस्ट रबिंग यू। ठीक है, मैं आपको रब कर रहा हूं कि आपका जो दिमाग के अंदर मिट्टी जम गई है, मैं उसको सफाई कर रहा हूं। बस याद रखना, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना किसी से भी। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझेगा वो गेम से आउट हो जाएगा, पहली पारी में ही आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलते रहो और चीजों को समझते रहो। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद कौन सा करेक्टर आया था हमारा? एक पी नाम का व्यक्ति आया था। पी नाम के व्यक्ति ने लास्ट सीन टुगेदर, अभी सेक्शन बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से सेक्शन आएंगे, वो बाद की बात है। अभी बस मुद्दे की बात समझ रहे हैं। लास्ट सीन टुगेदर कि भैया मैंने ए नाम के व्यक्ति को और एक्स को साथ में देखा था। फिर कौन सा करेक्टर आया था हमारा? एस। एस ने क्या बोला था कि भाई इन दोनों के बीच में ना लड़ाई है। एस नाम के व्यक्ति ने क्या बताया था? इन दोनों के बीच में एमिनिटी है, लड़ाई झगड़ा है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं जान से, पैसे का लेन देन वाली बात। बट एक छोटा सा और थोड़ा क्लॉज ऐड कर लो। एस ने बोला था कि मेरे पिताजी ने ना बताया था कि ए नाम के व्यक्ति की और एक्स नाम के व्यक्ति की आपस में लड़ाई है। मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने बताई थी मेरे को ये बात। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रख कि मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी ने बताई थी कि ए एंड एक्स की आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई है प्रॉपर्टी के मैटर को लेके। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये मोटिव प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है। मोटिव कि एक्स के पास मोटिव भी था ए नाम के व्यक्ति को गोली मारने का, पैसे के लेन देन की वजह से। ठीक है, और कौन सा कैरेक्टर है बताओ? एक ई कैरेक्टर है। ठीक है, ई नाम का व्यक्ति जो कि बैड कैरेक्टर प्रूव कर, बैड कैरेक्टर ऑफ एक्स बता रहा है कि मुझे नहीं पता ए का मर्डर किसने करा, बट निहत्ती बहुत ही ज्यादा गंदा बेकार इंसान है एक्स नाम का व्यक्ति। हो ना हो साहब, एक्स नाम के व्यक्ति ने मर्डर करा होगा ए का। इतना गंदा इंसान है ये, इतना धोखेबाज इंसान है ये। ठीक है, चलो अब साथ में डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर की अपनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर ने क्या डिक्लेयर कर दिया? गन शॉट की वजह से ही ए नाम के व्यक्ति की डेथ हुई है। ठीक है, एक ना एक चीज और आएगी, भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो अब यहां से टीआईपी कंडक्ट करी गई, एक्स का नाम आइडेंटिफाई करा गया। लास्ट सीन टुगेदर एक्स के साथ में एंड ए को, यहां पे भी एक्स का नाम आ रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, एक्स का नाम आ रहा है, बैड कैरेक्टर ऑफ एक्स, और यहां पे किसी ने गोली चलाई है ए नाम के व्यक्ति को। तो यहां पे पुलिस के पास, ये मैं बोल सकता हूं कि फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने ए नाम के व्यक्ति के घर पे गए कि चलो भाई ए नाम के व्यक्ति के घर पे छानबीन करते हैं, कुछ मिल जाएगा। तो ए नाम के व्यक्ति के घर पे जाके देखा, वहां पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। तो लैपटॉप खोल के देखा तो वहां पे एक ईमेल था। ईमेल में ना एक धमकी भरा एक ईमेल था, एक्स नाम के व्यक्ति ने भेजा था कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरे को, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को मेरे पैसे जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं रहेगा, तू कल का सूरज देख नहीं पाएगा। ऐसा कुछ थ्रेटनिंग वाली बात लिखी हुई थी। पुलिस ने क्या करा? प्रिंट आउट निकाल लिया उस ईमेल का। पुलिस ने क्या करा? ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया। फिर पुलिस ने क्या करा? ए नाम के व्यक्ति की एक डायरी भी थी। ए नाम के व्यक्ति की डायरी में ए नाम के व्यक्ति के द्वारा एक नोट लिखा हुआ था कि मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरा काम धंधा चल नहीं रहा है और मुझे एक्स नाम के व्यक्ति के पैसे देने हैं, मुझे नहीं पता मैं एक्स नाम के व्यक्ति के पैसे दूंगा, कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। ऐसी बात अपनी डायरी में ए नाम के व्यक्ति ने लिखी हुई थी कि कहीं मेरे को कुछ ना कहीं मेरे को कोई कुछ कर ना दे, एक्स नाम का व्यक्ति मुझे जान से ना मार दे। ऐसी बातें डायरी में लिखी हुई थी। पुलिस ने वो डायरी भी अपनी इकट्ठा कर ली। चलो जी, अब ये सबूत और आ गए एक्स के ऊपर शक पैदा करने के लिए। तो ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने क्या डिसाइड करा? उठा लो, अरेस्ट कर लो एक्स को। पुलिस अरेस्टेड एक्स। अब जब अरेस्ट करेगी तो आप बताओ क्या करेगी? पुलिस पहले आरती उतारेगी, बताओ हाँ है ना? पुलिस पहले क्या करेगी? आरती उतारेगी कि बेटा आपने क्यों करा ऐसा, ए नाम के व्यक्ति को क्यों मारा, ऐसा करेंगे? नहीं, इंटरोगेशन। अब इंटरोगेशन जब आप पुलिस वाले बनोगे, जब आपको सिखाया जाएगा। बट हम तो जज बनने जा रहे हैं तो हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट हमें पता है क्या होता है। तो इंटरोगेशन करने के बाद एक्स भाई साहब ने क्या करा? कन्फेस करा।
किसके आगे? पुलिस के आगे। कि पुलिस ऑफिसर मुझे मत मारो या मुझे इंटरोगेट मत करो, मैं सबको सच सच बताता हूं। एक्स नाम के व्यक्ति ने बताया कि हां, गोली मैंने मारी है, मैंने ए नाम के व्यक्ति को गोली मारी है। बट ऑफिसर, मैं तो बस उसके घर पे, मैं तो उससे बस बात करने गया था कि भाई तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है। प्रॉपर्टी का हमारा आपस में डिस्प्यूट था, ठीक है, तो उसके कुछ कर्जा था, वो मैंने भर दिया था, तो मैंने उसकी मदद करी थी। अब मैं उससे पैसे मांगने गया तो वो मेरे को गाली गलौच, एब्यूजिव लैंग्वेज का मेरा इस्तेमाल कर रहा था। अब ऑफिसर आप खुद बताओ, कोई व्यक्ति जिसकी कोई गलती ना हो, जिसने किसी की मदद करी हो और वो अपना पैसे मांगने जा रहा हो और वो उल्टा आपको गाली गलौच कर रहा हो, तो आप कैसे सहन करोगे? और वो मेरी मदर के लिए भी बहुत ज्यादा अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं उस टाइम पे अपना टेम्पर खो बैठा और उस टाइम पे ए नाम के व्यक्ति के ऊपर मैंने फायर कर दिया, मैंने गोली चला दी, फिर मैं वहां से चला गया। अब इसमें एक्स नाम का व्यक्ति क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ए नाम के व्यक्ति ने मुझे प्रवोक किया था, ए नाम के व्यक्ति ने मुझे प्रवोक किया था, उसके बाद मैंने गोली मारी है। मेरी इंटेंशन नहीं थी गोली मारने की, मेरी इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की, बट ए नाम के व्यक्ति ने मुझे प्रवोक किया, इसीलिए मैंने गोली मारी, वरना मैं गोली नहीं मारता। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? पहले तो बताओ। अब बताओ यहां तक कहानी में किस किस को कहानी समझ में आई है? ये प्रैक्टिकल केस होता है ऐसा। सभी लोग एक बार मुझे बताओ कि आप में से सभी लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? क्योंकि बेरक के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, वो तो पढ़ ही लेंगे, वो तो पढ़ ही लेंगे। बट भाई एक्चुअल में इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जो है, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रैक्टिकल केस के ऊपर कैसे लागू होगा ये नहीं बताता कोई। सेक्शन 1, 2, 3, 4 तो मैं भी चालू कर दूंगा, बट उसमें तो वो रट्टू तोते वाली बात होगी। वो जैसे पहले एविडेंस एक्ट पढ़ते थे वो भी वैसे ही पढ़ोगे, बट एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? आप जजेस बनने जा रहे हो, अब आपको पता नहीं है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। अब वो ए फॉर एप्पल वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे कि सेक्शन 1 में क्या था, 2 में क्या था, 4 में क्या था, 8 में क्या था। अब आपसे पूछेंगे एक एग्जांपल बता के, अच्छा एक्स का मर्डर हुआ है और पुलिस के सामने कन्फेशन एक्स ने किया था और साथ में ए नाम के व्यक्ति ने प्रोवोक किया है, ये बात रखी थी, तो आप बताइए क्या चीज रेलेवेंट होगी और कोर्ट में क्या चीज एडमिसिबल होगी या नहीं होगी? अब बताओ कैसे करोगे? अब करते रहना सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा प्रैक्टिकली बात को समझोगे ना, बहुत इजी लगेंगी चीजें, ठीक है? चलिए फिर, हाँ, जब इंटरोगेशन कर रहे थे, फिर ए नाम के व्यक्ति ने प्रोवोक किया और पुलिस को इस चीज से मतलब है क्या? बताओ, पुलिस को इस चीज से मतलब है कि ए नाम के व्यक्ति ने प्रोवोक किया नहीं किया? पुलिस को इस चीज से मतलब है? नहीं ना। पुलिस को बस एक चीज से मतलब था कि एक्स नाम के व्यक्ति को कन्फेस करना है। हाँ भाई तूने मर्डर करा है ना, बस। अब पुलिस को श्योरिटी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, क्या वही व्यक्ति है ना जिसने गोली मारी है? हाँ वही व्यक्ति है, इसने कन्फेस कर लिया, बात खत्म। चलो अब पुलिस का अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अच्छा बेटा इधर आइयो, तुमने जो है ए नाम के व्यक्ति को जब गोली मारी थी तो वो बंदूक कहां है? बंदूक कहां है वो वाली, बताओ जरा। तो एक्स नाम के व्यक्ति ने अपना जवाब दिया, साहब एक 30,000 जो मेट्रो स्टेशन के पास ना एक पार्क है, पार्क का ना एक बैक साइड वाला गेट है, पार्क का एक बैक साइड वाला गेट है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता, ठीक है, कम लोगों को वो गेट के बारे में पता है। और बैक गेट में जब आप घुसोगे तो वहां पे एक छोटी सी एक रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है, वो शायद ही किसी को पता होगा, वहां कोई आता जाता नहीं है। तो रास्ते में जैसे ही जाएंगे तो आपको एक लेफ्ट का टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट का टर्न लोगे, वहीं पे मैंने एक गड्ढा खोद कर उसमें बंदूक आपको मिल जाएगी। ये रही बंदूक, देख रहे हो मेरी ड्राइंग, देख रहे हो कितनी बढ़िया है, ठीक है? हाँ बस मैं आर्टिस्ट बनने ही वाला था, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, और लोगों को भी पेंटिंग में आगे जाना चाहिए, बट मैंने फिर ये आर्टिस्ट वाला प्रोफेशन छोड़ दिया, ठीक है? चलो समझते, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये अपना बंदूक आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो पुलिस ने सेम पैटर्न को फॉलो किया जो एक्स नाम के व्यक्ति ने अपना पुलिस को डायरेक्शंस दी थी, ठीक है, कि कहां पे बंदूक उसने छुपाई है। पुलिस गई पार्क में, पार्क के लेफ्ट टर्न लिया और वो गड्ढे में जो छुपा रखी थी, ठीक है, जो गड्ढे में छुपा रखी थी, उस गड्ढे में से इस बंदूक को क्या करा? रिकवर किया, ठीक है? अब जैसे ही आप पुलिस वाले होंगे, ठीक है, आप अगर जैसे पुलिस वाले होंगे तो जैसे ही आप बंदूक जैसे आप पाएंगे तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम होता है कि यहां पे इस बंदूक को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, इस बंदूक को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, यह चेक कराने के लिए कि क्या इसी गन से गोली चलाई गई है, जो गोली एक ही बॉडी में से मिली है वो गोली इस गन के साथ में मैचिंग में आ रही है, क्या ये वाटर गन तो नहीं है,
क्या ये होली में चलाने वाली बंदूक तो नहीं है? ठीक है, क्या ये पटाखे फोड़ने वाली बंदूक तो नहीं है? कि पुलिस को गुमराह करने की बात तो नहीं करी जा रही है? तो ये सारी की सारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास पहुंची जाती है। फिर यहां पे एक एफएसएल रिपोर्ट जारी करी जाती है। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट बंदूक की जारी करी जाती है। ठीक है, और इस बंदूक में फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही जारी हुआ कि हाँ, जो गोली है वो इसी बंदूक से चली गई है। चलो जी, एक और शक पैदा हो गया कि एक्स नाम के व्यक्ति ने यहां पे गोली मारी है। ठीक है, तो अब ये सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस ने क्या अपना अब क्या करेगी? पुलिस अगला कदम क्या करेगी? ये सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद में पुलिस क्या करेगी? अपनी चार्जशीट प्रिपेयर करेगी। पर चार्जशीट प्रिपेयर करने से पहले हम जो है सेक्शंस पे थोड़ा गौर डाल लेते हैं। हम थोड़ा सा सेक्शंस पे गौर डाल लेते हैं। एक तो इंडियन एविडेंस एक्ट, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे पहले हमने क्या कहा था? हेड कांस्टेबल के पास डाइन डिक्लेरेशन दी गई थी, डीडी, जिसे हम बोलते डीडी। ए नाम के व्यक्ति ने मरने से पहले हेड कांस्टेबल को क्या बोला था? एक्स ने गड़बड़ करी है मेरे साथ, एक्स ने मारपीट करी है, एक्स ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। ये डाइन डिक्लेरेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ जरा, इज इट अ डाइन डिक्लेरेशन और नॉट? आशीष जी, वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट करता है, जब भी तो एफएसएल रिपोर्ट बोली है, जब भी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट यहां पे जारी करी है, एफएसएल रिपोर्ट। ठीक है, जो आप सोच रहे हो उससे एक कदम आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है जी, तो जो फिंगरप्रिंट वगैरह होती है ये सब एफएसएल रिपोर्ट में आती है अपनी तैयार होके। ठीक है जी, चलो डाइन डिक्लेरेशन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइन डिक्लेरेशन कहां पे था? सेक्शन 32, बताओ जरा। ठीक है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहां पे आएगा? सेक्शन नंबर 26 में। अब क्या हुआ था? चलो जी, इसका काम तो हमने कर दिया। अब क्या बचा? टीआईपी। अब टीआईपी जब कंडक्ट हुई है तो टीआईपी हमारे पहले कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन नंबर 9 में। पहले कौन से सेक्शन में थी टीआईपी? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब कौन से सेक्शन में आएगी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से सेक्शन में आएगी बताओ? सेक्शन नंबर 7। हाँ ना यार, मैंने मोबाइल में अपना वो जो मेरा दूसरा मोबाइल है ना, जैसे मैं अपनी बैचेस ऑन करता हूँ, ठीक है, तो वो ऑन नहीं करा हुआ अभी। मैंने टीम को बोला है बट अभी ऑन नहीं करा, तो मेरे को आपके मैसेजेस जो है ना यहीं से पढ़ने पड़ रहे हैं, लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं पढ़ने पड़ रहे। ठीक है, आप लोग भी एक बार चैट बॉक्स में बताते रहो यार। ठीक है, आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पहले पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो बहुत ही फायदेमंद बात है आपके लिए। बिल्कुल नया होगा तो याद करने में इजी रहेगा, और जो लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए ये वाला ई पार्ट तो इजी रहेगा, ये वाला पार्ट बस याद करना होगा। ठीक है, तो हर कोई बच्चे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, और हर कोई बच्चा अपने अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रहेगा, बट एट द एंड मेहनत सभी लोगों को करनी है। मेहनत सभी लोगों को करनी है। अब क्या हुआ था? लास्ट इन टुगेदर, लास्ट इन टुगेदर। अब लास्ट इन टुगेदर की अगर मैं बात करूं, ये कहां पे था हमारा रेलेवेंट है? लास्ट इन टुगेदर कहां पे रेलेवेंट है? ओहो, ठीक है, बताओ। लास्ट इन टुगेदर हमारा सेक्शन नंबर 7 में रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। और अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करी जाए तो 2 सेक्शन पीछे, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 अभी मैंने जुगाड़ से याद करे हैं सेक्शन, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मैंने कैसे याद करें। सभी लोग यार अपने अपने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के तो सेक्शंस एटलीस्ट बता सकते हो। ठीक है, बताते रहो, आपके जहन में ये चीजें रहेंगी तो आपको एग्जाम के अंदर इजी रहेगा। अब बात करी जाए मोटिव की, कि इसने क्या बोला था कि यहां पे इन दोनों के बीच में लड़ाई है, मोटिव बताने की कोशिश करी जा रही है कि एक्स एंड ए के बीच में लड़ाई थी, तो ये मोटिव बताने की कोशिश कर रहा है। मोटिव, मोटिव अगर मैं बात करी जाए तो मोटिव कौन सी सेक्शन में आता है बताओ? सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 में, 2 सेक्शन पीछे, सेक्शन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 6 में आता है। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं ई नाम के व्यक्ति की, ई नाम का व्यक्ति क्या कर रहा था? मैं तो गोलगप्पे वाला हूं साहब, बट ये एक्स नाम का व्यक्ति बहुत गंदा आदमी है, तो यानी कि बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर की बात करी गई है, तो अब ये बैड कैरेक्टर की बात हमारे को इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां से कहां तक मिलेगी? सेक्शन 52 से 55 तक बैड कैरेक्टर के बारे में बात मिलती है। और यहां अगर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करूं 46 से 50 के अंदर,
सेक्शन 46 से 50 के अंदर बैड कैरेक्टर के बारे में बात मिलती है हमारे को। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलो जी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट ओपिनियन, तो डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन है, पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की मैं रिपोर्ट की बात करूं तो एफएसएल रिपोर्ट, तो ये दो एफएसएल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक्सपर्ट रिपोर्ट हो गई, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन हो गई। तो ये हमारे को कहां से कहां तक है? 45 से 51। ये जब डेली बेसिस पे आप पढ़ोगे ना, तब आपको चीजें बहुत मक्खन मलाई वाली इजी लगने लगेंगी। अभी थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 39 से 45, ठीक है, 39 से 45। और क्या बात आई थी? ठीक है, अब यहां पे प्रिंट आउट की बात करी जाए। जैसे ईमेल का प्रिंट आउट लिया था, तो जब ईमेल का जब प्रिंट आउट लिया जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब कोर्ट में आप पेश कर रहे हो, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल कब होता है? जब उसमें सेक्शन 65 कैपिटल बी का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। वो ना सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है कि जब साहब ये प्रिंट आउट है, ये उसी ओरिजिनल लैपटॉप में से ही, ओरिजिनल कॉपी में से ही निकाला गया है, ये उस चीज का सर्टिफिकेट ये रहा। हमने कोई झूठ फरेब करके कोई डुप्लीकेट हमने कोई फाइल बना के हमने उससे प्रिंट नहीं निकाला है, हमने ओरिजिनल फाइल से ही, ओरिजिनल ईमेल से ही प्रिंट निकाला है। ये रहा उसका सर्टिफिकेट जज साहब। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको कोर्ट में पेश करना होता है, एडमिसिबल करवाना होता है, तो उससे पहले सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है, इट इज मैंडेटरी पार्ट। अब नए कानून के अंदर ये सर्टिफिकेट की बात कहां बात करी हुई है? सेक्शन नंबर 63 में, सेक्शन नंबर 63 में। तो ये सबूत अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मैं बोल सकता हूं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मैं बोल सकता हूं। बताओ जरा, इजी लग रही है बात या नहीं? तो ये सब सबूत इकट्ठे करने के बाद में मैं आगे चलूं, नेक्स्ट पेज पे चलूं? क्या मैं आगे चल सकता हूं? डाइन डिक्लेरेशन, टीआईपी, लास्ट सीन टुगेदर, मोटिव, बैड कैरेक्टर, पीएमआर या एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। इसमें आप लिख देना एक्सपर्ट ओपिनियन है। और प्रिंट आउट के लिए वो सर्टिफिकेट आता है हमारा, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है। चलो जी, ठीक है। चलो अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। तो ये सब जब कार्रवाई हो गई, पुलिस ने अपनी क्या प्रिपेयर करी? चार्जशीट। पुलिस ने अपनी क्या प्रिपेयर करी? चार्जशीट। चार्जशीट प्रिपेयर हो जाने के बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। चार्जशीट अपनी प्रिपेयर हो जाने के बाद एक्स नाम के व्यक्ति को तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो तो अपना जेल में बंद करके बैठा हुआ है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है पुलिस वाले ने क्या क्या सबूत इकट्ठे करे हैं उसके खिलाफ में, क्या पुलिस वाले मेरे लिए मेरे अगेंस्ट में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या यहां पे एक्स नाम के व्यक्ति को कुछ पता है? नहीं। तो जैसे ही जब पुलिस वाले चार्जशीट अपनी कोर्ट में देते हैं ना, तो ये सबसे पहला काम होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसको क्या बोलते हैं? ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम होता है ना, टू हियर दी अनदर साइड। तो यहां पे अनदर साइड में कौन है? एक्स नाम का व्यक्ति। तो एक्स नाम के व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जाएगी? चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी, ताकि जब एक्स को अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौका मिला जाएगा, जब मौका दिया जाएगा, तब एक्स नाम का व्यक्ति चार्जशीट में कहानियां देखेगा कि भाई एक्चुअल में क्या खिचड़ी पकाई है मेरे खिलाफ में, पुलिस वालों ने क्या खिचड़ी पकाई है। अच्छा, पुलिस वालों ने बोला है कि मैंने जो है लास्ट सीन टुगेदर मेरे को देखा है, पुलिस ने ये सबूत इकट्ठा करा है। भाई साहब, जिस दिन मेरे को आखिरी बार ये देखने की बात करें, मैं तो दुबई में बैठा हुआ था, मैं तो दुबई में था, मैं तो था ही नहीं वहां पे, ठीक है। बैड कैरेक्टर, गोलगप्पे वाला बैड कैरेक्टर, मैंने इसके कभी गोलगप्पे खाए ही नहीं है, ये कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सारे के सारे इस बात को, अपने इन सबूतों को, इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए अपना पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में विटनेस कौन है, एक्चुअल में विटनेस ने क्या कहानियां रखी हैं, एक्चुअल में प्रोसिक्यूशन अपना क्या केस प्रिपेयर कर रहा है मेरे को मुजरिम क्रिएट करने के लिए, बिना वजह मुजरिम बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो इसलिए यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जाएगी? चार्जशीट की कॉपी दी जाएगी। जब अपनी चार्जशीट की कॉपी मिल जाएगी तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? अगला कदम बताओ, अगला कदम बताओ। अगला कदम कोर्ट जो है अब चार्ज फ्रेमिंग करेगा।
कोर्ट जो है क्या करेगा, चार्ज फ्रेमिंग करेगा। चार्ज कैसे फ्रेम करता है कि दैट दिस पर्सन एक्स हैज alleged to have been committed an offense of murder punishable under section 103 of BNS at 30 Hazari at nearby 30 Hazari metro station gate number 2, ठीक है, on this date at this time, ठीक है। ये सब यहां पे चार्ज लगा दिया जाता है। चार्ज क्या होता है? अ फॉर्मल एक्यूजिशन बाय द कोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज इज अ फॉर्मल एक्यूजिशन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, एक फॉर्मल एक्यूजिशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में जब चार्ज फ्रेम हो जाता है देन यहां पे अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है ट्रायल बिगिंस। आधे से ज्यादा बच्चों को एक इस पॉइंट में भी डाउट होता है, ये वाले पॉइंट पे, कि जिस दिन चार्जशीट फाइल हो गई ना उसी दिन ट्रायल शुरू हो गया भैया, उस दिन ही ट्रायल शुरू हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले ये बात सोचते थे कि जिस दिन चार्जशीट फाइल हो जाती है उसी दिन ट्रायल शुरू हो जाता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज सोचते थे? आप बहुत गलत सोचते थे। ये जो स्टेज है, ये स्टेज होती है हमारी इंक्वायरी की। अब यहां पे मैं इधर साइड में लिख देता हूं, ठीक है, अब इधर से आ जाता हूं। अब जब यहां पे ट्रायल शुरू हो गया है, ठीक है, तो ट्रायल शुरू हो जाने के बाद सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लेके आएगा। भाई जो इतने सारे विटनेस अपने बना के रखे हुए हैं, ठीक है, ये अपने सारे इतने सारे जो विटनेस भाई साहब हैं, ये डब्ल्यू है, पी है, एस है, ई है, ठीक है, डॉक्टर की पीएमआर रिपोर्ट है, ये सब अपने विटनेसेस ही तो हैं, प्रोसिक्यूशन का केस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अपना प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 आएगा, ये अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, फिर इसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, किसके द्वारा? डिफेंस काउंसिल के द्वारा। ऐसी PW2 आएगा। अब ये ना, ये मैं कल की क्लास में और आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 आएगा, वो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, फिर क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा डिफेंस काउंसिल के द्वारा। जब अपने प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरे हो जाएंगे, एविडेंसेस पूरे हो जाएंगे, देन डिफेंस काउंसिल अपने एविडेंसेस लेके आएगा, अपने विटनेसेस लेके आएगा। सेम क्रॉस एग्जामिन जो है प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा, ठीक है। चलो जी, जब ये पूरा हो जाएगा देन यहां पे फाइनल स्टेज अपनी कौन सी आएगी? एक आर्ग्यूमेंट की स्टेज आएगी। आर्ग्यूमेंट की स्टेज आ जाने के बाद फिर फाइनली जजमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और तो ये जो सारी की सारी स्टेज होती है, ये स्टेज होती है हमारी, यहां से शुरू हो जाती है ना, ये स्टेज होती है हमारी ट्रायल की, ठीक है। और चार्जशीट अपना दायर करने से पहले, चार्जशीट कोर्ट में जमा करने से पहले जो ये पुलिस ने इतने ये सारा काम करा, ठीक है, ये तो रेलेवेंट सेक्शन है, ये वाली चीज जो ये सारा काम था, ये तो होती है स्टेज अपनी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज कब शुरू होती है? जब FIR दर्ज होती है। कब तक चलती है? जब तक चार्जशीट जमा नहीं होती। चार्जशीट जमा होने से पहले पहले सारी स्टेज इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट जमा हो गई है और चार्ज फ्रेमिंग तक कौन सी स्टेज? इंक्वायरी की स्टेज। चार्ज फ्रेमिंग हो गई है से लेकर जजमेंट तक की स्टेज कौन सी स्टेज? ट्रायल की स्टेज। सभी लोगों को यह बात याद हो गई? कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसमें कंफ्यूजन है? अरे बताओ यार, बताओ, सभी लोग बताओ एक बारी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क ये है, आपको पता होना चाहिए कि डाइन डिक्लेरेशन पुराने कानून में कौन से सेक्शन में था, नए कानून में कौन से सेक्शन में था, मोटिव कौन से सेक्शन में था, अब कौन से सेक्शन में है, लास्ट सीन टुगेदर कौन से सेक्शन में था, अब कौन से सेक्शन में है, बैड कैरेक्टर, ये एक बार आप सेक्शन पढ़ के आइएगा। हालांकि कल की क्लास में ये चीज मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी मेरा मेन मोटिव ये है, ये जो बैड कैरेक्टर के अंदर ना, ये कब रेलेवेंट होता है, कब रेलेवेंट नहीं होता। जब आप सेक्शन में 46 पढ़ोगे, 46 या 47 है, ठीक है, ठीक है, वो पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी और आएगी। हालांकि कल की क्लास में ये चीज मैं और क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है कि जितना हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा है ना, तो प्लीज आप रेलेवेंट चीजों को याद करके जाओगे कि कौन से सेक्शन है जो रेलेवेंसी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बताओ सभी लोग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसे कौन सा सेक्शन है जो रेलेवेंसी के ऊपर बात करता है? प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर हो जाएगा अभी हाथों हाथ, 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। ये अपना पुश्तैनी क्वेश्चन है, ये आते ही आता है पेपर में। बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ, ऐसा कौन सा सेक्शन है जो रेलेवेंसी के बारे में बात करता है? रेलेवेंसी के बारे में, अरे बताओ भाई,
एक ही बच्चे ने जवाब दिया बस, बाकी लोग कह रहे हैं सर भाड़ में जाओ, हमें नहीं बताना, हमें नहीं बताना। यार ऐसे मत करो प्लीज। आप अगर नहीं बताओगे तो मेरे को मन में इनसिक्योरिटी रहेगी कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आपको याद हुआ या नहीं हुआ। सभी लोग बताओ, सभी लोग। सेक्शन नंबर 3 to 50, 3 से 50 सेक्शन के अंदर जो जो बातें हमारे को लिखी हुई हैं वो बताती हैं कि क्या चीज रेलेवेंट होगा, क्या चीज रेलेवेंट नहीं होगा, क्या चीज रेलेवेंट होगा, क्या चीज रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आई सभी लोगों को? ठीक है, अब हमारा कल का जो एक टारगेट रहेगा, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा यहां पे, हमने क्या करा, हमने यहां पे जजमेंट डिलीवर कर दिया। ठीक है, हमने यहां पे जजमेंट डिलीवर कर दिया। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने सारा कार्यक्रम ये कर दिया बट एविडेंस एक्ट बीच में कहां पे आया, ये नहीं समझ आया कि एविडेंस एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा, ये समझ में नहीं आया सर। कितने लोगों के मन में ये डाउट है, या अभी पहले नहीं होगा लेकिन अब आया होगा ये डाउट। देखो भाई, यहां पे हमने बात करी ना, क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ करा जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस लेके आएंगे, डिफेंस काउंसिल अपने एविडेंस लेके आएंगे। यहां पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, यहां पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ये दो चीजों के लिए ही हमने पूरा का पूरा ये कानून पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये स्टेज को क्लियर आउट करने के लिए ही हम पूरा का पूरा अपना कानून पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां पे हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, यहां के लिए ही मैं आपको ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम पहले पढ़ते थे, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? बस ये चीज आपको क्लियर आउट करनी है। अगर ये चीज समझ में आ गई, पूरा कानून इजी लगेगा। अब यहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सेक्शंस का हमारे को सहारा लेना पड़ता है? भारतीय साक्ष्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी अपना नया कानून और है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेक्शन है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से सेक्शन जिसको हमें, और भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से सेक्शन है, इसका सहारा लेते हुए एक पूरा केस प्रिपेयर्ड होता है। तो मैं कल की क्लास में क्या करूंगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एफआईआर वगैरह के जो ट्रायल के जो हमारे सेक्शन है जो हमारे को इस्तेमाल में आने चाहिए, मैं वो बताऊंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे मेन प्रोविजंस कहां कहां पे हमारे को इस्तेमाल करने चाहिए प्रैक्टिकल केस में, वो बताऊंगा। और जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है जैसे मर्डर में, तो उसका भी एक आधा मैं आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा। ये तो बुरा रटने वाली बात होती है, इन दोनों में थोड़ा दिमाग लगाना होता है ज्यादा। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की भी, क्योंकि पूरा का पूरा आपको क्रिमिनल ट्रायल में आपको समझाऊंगा, कहां पे एफआईआर होती है, कहां पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, कहां पे चार्जशीट फाइल होती है, कौन से सेक्शन में होती है, कहां से कहां तक चार्जशीट के सेक्शन है, कहां से कहां तक एफआईआर के सेक्शन है, कहां से कहां तक अपना जो है कॉग्निजेंस लेने के सेक्शन है, कहां से कौन से सेक्शन में ऐसा है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जशीट दी जाती है। मैंने बताया था ना, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जशीट दी जाएगी, कौन से सेक्शन में बात लिखी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, ये कहां पे लिखी है बात। फिर हम आएंगे यहां पे एविडेंस के अंदर कि कहां पे कब ये कैसे पता लगेगा कि पहले भैया इसको एविडेंस ले अपना एविडेंस पेश करने हैं। भाई ये करने को ये भी एविडेंस पेश कर सकता है, केवल प्रोसिक्यूशन ही पहले एविडेंस क्यों पेश करता है, ऐसी बात कहां लिखी है, और ऐसा कहां लिखा है कि पहले यही आएगा अपने सबूत पेश करने के लिए, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, ये आना चाहिए भी आ सकता है या नहीं आ सकता, ये सच्चाई क्या है। इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई सेक्शन बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत करना, और ये सब ओवरव्यू अपना चेक करना। तो 3-4 क्लास हमारी इंट्रोडक्शन में जाएगी, फिर इसके बाद हम पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीपली। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आपको क्लास कैसी लगी सभी लोगों को, एक बार मुझे बताओ। इंट्रोडक्शन क्लास की भी तो बस पहली क्लास थी, तो कुछ दिमाग में आया, थोड़ा फेमिलियर लगा कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हम मुश्किल सोच रहे हैं। हाँ या ना, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, और कितने लोगों को आज की क्लास के अंदर बताई हुई चीजें समझ में आई है, बताओ एक बारी। एक बारी बता दो, फिर हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी का कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, तो आपके सेपरेट एक ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, आपके एक पूरे के पूरे बैच का एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप ग्रुप पे जो भी अपना डाउट है ना, वो बैच के अंदर ही आप अपना डाउट रेज कर सकते हो। और अगर कोई पर्सनल डाउट है, कोई पर्सनली आपको हमसे कोई मैसेज करना है, तो पर्सनल आप हमारे को चैट पे पर्सनल मैसेज भेज सकते हो। ठीक है जी, तो पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ग्रुप पे आपको इंडिविजुअली कोई डाउट है कि एक बच्चे ने कोई डाउट अपना रेज करा, तो आप सारे लोग मिलकर वो डाउट को अपना क्लैरिफाई कर सकते हो। आपको आपस में कोई ग्रुप स्टडी करनी है, तो एप्लीकेशन के ऊपर ही आप लोग आपस में अपना एक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी,
चलो जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो मैंने बता दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।